हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर इग्नू की सब्जेक्ट MECE 4 को। ये इसका पार्ट नंबर 2 है और सब्जेक्ट का नाम है अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों की प्रकृति और भूमिका। तो हमने इसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, ये हम नीरज की बुक से पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है वित्तीय सेवाएं क्या होती हैं, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। वित्तीय सेवाएं यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, इसके एग्जांपल्स हमें समझाने हैं। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। वे सेवाएं जो निवेशकों के पास उपलब्ध जानकारी के अभाव, वित्तीय प्रपत्रों तथा बाजार के परिष्कृत होने के बीच पाए जाने वाले अंतराल को पूरा करते हैं, उसे वित्तीय सेवाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स, उनके पास जो भी उपलब्ध जानकारी है, जो भी उनके पास पूरी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन है, तो अगर वो जानकारी पूरी नहीं है, उसका अभाव है, और साथ ही अगर वित्तीय प्रपत्र हैं यानी कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनेंशियल, या फिर बाज़ारों के परिष्कृत यानी कि जो बाज़ार हैं पूरी तरीके से परिष्कृत नहीं है, उसमें हो जाने वाले जो अंतराल है, ठीक है, उसको पूरा किया जाता है, उन सर्विसेज को हम वित्तीय सेवाएं कहते हैं। सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं को वित्तीय मध्यस्थ प्रदान करते हैं। तो जो भी मीडिएटर्स होते हैं ना, जो फाइनेंशियल मीडिएटर्स होते हैं, वही फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो वित्तीय सेवाओं के प्रमुख कुछ उदाहरण हैं, जैसे वाणिज्यिक होते हैं, जैसे हमारा वाणिज्य होता है, कॉमर्स। बैंकिंग हो गया, पट्टे पर देना या लेना, किसी भी चीज़ को पट्टे पर लीज पर देना या लेना, या फिर किराए पर क्रय करना। ठीक है, जैसे होता है ना कि रेंट पर ले ली जाती है कोई चीज़, या फिर साख यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग वगैरह है, ये जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये प्रोवाइड कौन कराता है? ये वित्तीय मध्यस्थ यानी कि जो मीडिएटर्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और वो मतलब मध्यस्थ होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। और किसे प्रोवाइड करवाते हैं? वित्तीय सेवाओं को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि वित्तीय सेवाएं किसे कहते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो वित्तीय सेवाएं वो होती हैं जो निवेशकों को जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जो फाइनेंशियल प्रपत्र होते हैं उनको उन तक पहुंचाती हैं, या बाज़ारों को परिष्कृत करने का कार्य करती हैं। वो सेवाएं उनको प्रदान करवाती हैं, जिससे संबंधित होती हैं, जो फाइनेंशियल से संबंधित होती हैं। तो उन सभी वित्तीय सेवाओं को वित्तीय मध्यस्थ पूरा करवाते हैं। ठीक है, और इसके कुछ उदाहरण हैं वाणिज्यिक, बैंकिंग, पट्टे पर देना या लेना, किराए पर क्रय करना, या साख रेटिंग इत्यादि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि कमज़ोर वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार आर्थिक समृद्धि को कमज़ोर करती है। आर्थिक समृद्धि क्या होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब अच्छी हो सकती है? जब फाइनेंशियल जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, फाइनेंशियल जो हमारा अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि अगर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ अच्छी होंगी देश में, तभी वो आर्थिक समृद्धि हो पाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये हमें ये बताना है कि एक अगर हमारी फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो व्यवस्था हमारी कमज़ोर है, तो आर्थिक समृद्धि किस प्रकार कमज़ोर होगी? तो आंसर है, एक कमज़ोर वित्तीय व्यवस्था आर्थिक समृद्धि को भी कमज़ोर करती है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आर्थिक भी होता है पैसा और वित्तीय भी होता है पैसा। ओके, तो पैसे से संबंधित अगर व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो पैसे से संबंधित समृद्धि नहीं हो सकती। यदि कोई अर्थव्यवस्था अल्प विकसित स्थिति में है, ठीक है, अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, अंडर डेवलप्ड है, अल्प विकसित है, तो उसे एक स्वस्थ वित्तीय व्यवस्था का भी अधिक लाभ प्रदान नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई अल्प विकसित स्थिति में है कोई अर्थव्यवस्था, तो वहाँ पर अगर एक अच्छी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी हैं, तब भी इतना अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज का अभाव होता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ वित्तीय व्यवस्था कमज़ोर होती है, वहाँ निवेश का स्तर भी अत्यंत कमज़ोर होता है। ठीक है, तो अगर जहाँ पे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो डेफिनेटली निवेश का स्तर भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम लेवल पर होगी। जब निवेश का स्तर ही कम होगा तो आर्थिक समृद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि निवेश नहीं होगा तो मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लाभ नहीं मिलेगा, और लाभ नहीं मिलेगा तो आर्थिक समृद्धि भी नहीं होगी। तो या तो ना के बराबर होती है, या फिर होती भी है तो बहुत ही धीमी गति से या कमज़ोर हो जाती है वो व्यवस्था।
ठीक है। तो जहाँ निवेश का स्तर भी अत्यंत निम्न होता है, निवेश का स्तर निम्न होता है, तो आर्थिक समृद्धि भी ना के बराबर भी होती है, और अगर होती भी है तो अत्यंत धीमी गति से होती है। कमज़ोर वित्तीय व्यवस्था के कारण बचत दर भी निम्न होगी, क्योंकि व्यवस्था अच्छी नहीं है, आर्थिक वृद्धि नहीं है, आर्थिक वृद्धि नहीं है तो लाभ नहीं है, लाभ नहीं है तो बचत भी कम ही होगी। निम्न बचत निम्न निवेश को बनाए रखेगी। जब बचत नहीं होगी तो फिर निवेश नहीं होगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि आर्थिक समृद्धि भी ना के बराबर होगी। आर्थिक व्यवस्था के कमज़ोर होने पर बचतकर्ता तथा कर्जदारों के लिए सूचना लागतें बहुत ऊंची हो जाती हैं, क्योंकि व्यवस्था अच्छी नहीं है फाइनेंशियल से संबंधित, कि कहाँ पे से हम लोन ले सकते हैं, कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम बचत कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बचत को कहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं। तो ये सब, अगर वित्तीय व्यवस्था ऐसी कमज़ोर है कि सारी इन्फॉर्मेशन बचतकर्ताओं के पास, जो कि बचत करते हैं, उसी पैसे को वो निवेश करते हैं, ठीक है, और कर्जदारों को वो पैसा कर्ज के रूप में मिलता है, जिससे कि वो प्रोडक्शन कर पाएँ। तो बचतकर्ताओं और कर्जदारों के लिए जो सूचनाएँ लागत होंगी ना, कि कहाँ से पैसा लिया जा सकता है, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो ये लागतें, ये कॉस्ट बहुत ऊंची होगी, जो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट है बहुत ऊंची होगी। तो ऊंची सूचना लागतें निवेश के स्तर को कम कर देती हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा ना, क्योंकि लाभ नहीं मिलेगा। और जब लाभ नहीं मिलेगा, सूचना लागतें ही नहीं है ना, ये पता है कि बचतकर्ताओं को पैसे कहाँ जमा कराने, कर्जदारों को कहाँ से लोन लेना है, तो ऊंची सूचना लागतें होने से निवेश के स्तर को कम कर देंगी, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कम होगा तो फिर निवेश नहीं करना चाहेंगे, और तो इसकी वजह से फिर आर्थिक समृद्धि कम हो जाएगी। तो एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में निम्न बचतें और उच्च सूचना लागतें निवेश के स्तर को कम कर देती हैं, कि बचत तो भले ही कम हो रही है, और इस बचत को कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, निवेश का स्तर कम हो जाएगा, और निवेश का निम्न स्तर आर्थिक समृद्धि को धीमा कर देगा, और अंततः वित्तीय व्यवस्था के विस्तार को भी धीमा कर देता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि एक कमज़ोर वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार आर्थिक समृद्धि को कमज़ोर करती है, तो इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कमज़ोर वित्तीय व्यवस्था है तो आर्थिक विकास भी कम होगा, आर्थिक समृद्धि कम होगी। अब हम पढ़ रहे हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अगर हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, तो आर्थिक विकास किस तरह से होगा, आर्थिक विकास में वो कैसे योगदान देगा, इसे में पढ़ना है। तो आंसर है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था का अत्यधिक महत्व होता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था 3 तरह से आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में सहायक होती है। कैसे? नंबर 1, एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था अधिक बचत तथा अधिक निवेश करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, कि किन लोगों को जो बचत करनी है और वो कहाँ पर निवेश करनी है, जिससे कि कर्जदारों को वो पैसा लोन के रूप में मिल सके, उससे वो प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट होगा तो आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि तकनीकी प्रगति अंतर्जात होती है, क्योंकि जो टेक्निकल प्रोग्रेस होते हैं ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, निवेश अधिक होगा तो तकनीकी प्रगति होगी, तकनीकी प्रगति होगी तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बचत होगी तो फिर निवेश होगा। तो ये बिल्कुल क्या होता है, इंटर रिलेटेड होती हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण स्रोत मानवीय तथा भौतिक पूंजी होते हैं। ठीक है, मानवीय यानी कि ह्यूमन कैपिटल, और भौतिक पूंजी मतलब फिजिकल कैपिटल, ये इसके महत्वपूर्ण सोर्सेज होते हैं। इसमें वृद्धि करने के लिए अधिक बचत तथा अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, और अधिक बचत तथा अधिक निवेश करने से वित्तीय व्यवस्था सहायक होती है, कि कहाँ पे कैसे बचत अधिक करनी है, कहाँ पे निवेश अधिक करना है। तो इसके लिए वित्तीय व्यवस्था का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा है, वित्तीय व्यवस्था तकनीकी प्रगति के द्वारा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। जैसे हमने कहा है कि वित्तीय व्यवस्था अच्छी होगी तो तकनीकी प्रगति होगी तो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा उसका। पूंजी निर्माण पर भी आर्थिक विकास निर्माण करता है, कि अगर पूंजी निर्माण जितना ज़्यादा होगा आर्थिक विकास भी होगा, क्योंकि पूंजी निर्माण पैसे से पैसा कमाया जाता है। प्रोडक्शन किया, प्रॉफिट कमा के फिर से उसे इन्वेस्ट कर दिया तो पूंजी निर्माण होगा, और पूंजी निर्माण जितना ज़्यादा होगा आर्थिक विकास भी उतना ही अधिक होगा। पूंजी और उत्पाद के बीच महत्वपूर्ण संबंध पाया जाता है, कि कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, अपने देश की में तो हम कंजम्पशन को पूरा कर ही देंगे, मतलब जो भी डिमांड है कंज्यूमर्स की उनको तो पूरा कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा उत्पाद होगा उसे हम
एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी मनी अर्न करेंगे। तो पूंजी और उत्पाद के बीच में महत्वपूर्ण संबंध पाया जाता है और ये संबंध बहुत गहरा भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, डायरेक्टली होता है। जैसे हमने कहा ना, बिल्कुल डायरेक्ट है कि अगर पूंजी ज़्यादा तो उत्पाद ज़्यादा, उत्पाद ज़्यादा तो फिर पूंजी ज़्यादा। और ये एकल भी होता है। पूंजी निर्माण कई बातों पर निर्भर करता है। वो कैसे, पूंजी निर्माण कैसे होगा कि पहली बात तो क्या वित्त समय पर उपलब्ध है। जब फाइनेंसर से पैसा मिलता है किसी इन्वेस्टर को, तो उसके लिए फाइनेंस उपलब्ध है या नहीं। फिर क्या वित्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर वित्त तो उपलब्ध है, फाइनेंस तो मिल जाएगा, लेकिन जितना चाहिए क्या वो उस मात्रा में उपलब्ध है या नहीं, इस बात पर भी निर्भर करता है। तथा क्या वित्त अनुकूल शर्तों पर उपलब्ध है। अनुकूल शर्तें इस पर जिस पे कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, और जो बोरोर है वो बोरो करने के लिए तैयार है, यानी कि जो इसकी इंटरेस्ट रेट होता है वो सही हो, अनुकूल शर्तों पर उपलब्ध हो। तो यह सब केवल एक अच्छी वित्तीय व्यवस्था से ही संभव हो पाता है। थर्ड है, एक स्वस्थ और मजबूत वित्तीय व्यवस्था बाजार को स्थान और समय के साथ बढ़ावा देती है। अगर स्वस्थ, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हमारी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होगा कि किस तरह से फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हमारी अच्छी हैं, तो बाजार को स्थान और समय के साथ बढ़ावा देती हैं। एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था विनिमय के प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाती है, कि जो भी एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज यानी कि बचतकर्ता बचत करता है और कर्जदार उसे पैसा लेता है, लोन लेता है और उसे प्रोडक्शन करता है उसकी हेल्प से, और जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, लाभ कमाता है, उसे फिर से इन्वेस्ट करता है, इससे पूंजी निर्माण होता है। और जो बचत करता है उसको बदले में जो उसने फाइनेंस प्रोवाइड करा है उसके बदले में उसको ब्याज दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये विनिमय की प्रक्रियाएं हैं, उसको वो बहुत दक्षता से बढ़ाती है। कौन? एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था। इस प्रकार एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान देती है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समृद्धि के प्रक्रिया के दौरान एक वित्तीय व्यवस्था के द्वारा जो कार्य संपन्न किए जाते हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में फ़र्क होता है। आर्थिक समृद्धि से मतलब सिर्फ प्रोडक्शन करना होता है, और आर्थिक विकास के साथ साथ होता है कि जब आर्थिक समृद्धि होगी तो इसका मतलब हम पैसा अधिक कमा रहे हैं, प्रोडक्शन अधिक कर रहे हैं। प्रोडक्शन अधिक करने से हम अपने कंट्री की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ ही हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है वहाँ से पैसा कमाते हैं, और वहाँ से जो पैसा आता है तो उससे हमारे देश में जब हमारा जो राष्ट्रीय आय है वो इंक्रीज़ होगी तो बाकी डेवलपमेंट भी होंगी, ठीक है। तो जैसे कि आजकल हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है क्योंकि हम आर्थिक समृद्धि कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक विकास भी हो रहा है, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया के दौरान एक वित्तीय व्यवस्था के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो आंसर है, आर्थिक समृद्धि के दौरान एक वित्तीय व्यवस्था के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वित्तीय व्यवस्था बचतकर्ताओं तथा निवेशकों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, ठीक है। तो मान लो अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है वो बचत करेगा तो उसे बैंक में जमा कराएगा। फिर होते हैं निवेशक, इन्वेस्टर। मान लो कोई प्रोडक्शन करना चाहता है, उसे फाइनेंस की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो बैंक से पैसा लोन ले लेगा। तो बचतकर्ता और निवेशकों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है कौन? वित्तीय व्यवस्था, ठीक है। जो बैंक वगैरह है जो बचतकर्ताओं की बचत को जमा करते हैं और निवेशकों को उधार देते हैं, लोन देते हैं, तो उनके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। वित्तीय व्यवस्था समृद्धि को बढ़ाती है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन करना है तो पैसा चाहिए, और पैसा मिल जाएगा तो प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा तो लाभ भी प्राप्त होगा, जिससे फिर ये जो आर्थिक विकास भी हो जाएगा। फिर सेकंड है, प्रयोजनों के चयन में भी वित्तीय व्यवस्था काफ़ी मददगार सिद्ध होती है। वित्तीय व्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए भुगतान तंत्र प्रदान करती है, ठीक है। तो जो वित्तीय व्यवस्था अच्छी होगी तो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए एक्सचेंज करना है ना, जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो कंज्यूमर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, तो ये इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है उसके लिए भुगतान तंत्र प्रदान करता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा, बदले में क्या लेगा? पेमेंट ले लेगा, और कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेगा, बदले में पेमेंट दे देगा। फिर थर्ड है, वित्तीय व्यवस्था बचतों को गतिशील करती है तथा ऋण आवंटन से जुड़े जोखिमों को भी काफ़ी हद तक कम करती है, ठीक है। तो बचतों को गतिशील करेगी, वित्तीय व्यवस्था अच्छी होगी तो लोगों को लगेगा कि पैसा घर में ना रखें, वो कहाँ करें? बैंक में जमा करा दें। बैंक से फिर जो भी लोन चाहिए होगा
जिन इन्वेस्टर्स को, वो लोन ले लेंगे। ठीक है, तो आवंटन से जो जुड़े जोखिम है, यानी कि वहाँ पे उनका पैसा सेफ होगा अगर वित्तीय व्यवस्था अच्छी है, बैंकिंग जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो आवंटन से जुड़े जो भी जोखिम है उनको कम कर देंगे, जो भी रिस्क है उसे ख़त्म कर देंगे। और इस जब जोखिम नहीं होगा तो बचतकर्ता बचत अधिक करेगा, जिससे कि वो अधिक लाभ कमा सके। फोर्थ है, वित्तीय व्यवस्था कीमतों से संबंधित उपयोगी जानकारी भी प्रदान करती है। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था जो अच्छी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे होंगे तो प्राइजेस से संबंधित उपयोगी जानकारी भी प्रदान करती है, क्योंकि आजकल जो बैंक हैं या इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो एज ए एजेंट भी काम करते हैं और सारी इंफॉर्मेशंस जो भी इन्वेस्टर्स को या जो सेवर्स होते हैं उनको, जो सेविंग करते हैं उनको पूरी जानकारी जो उन्हें चाहिए होती है वो प्रदान करती है। वित्तीय व्यवस्था असम्मत जानकारी को भी काफ़ी हद तक कम कर देती है, कि जो ऐसी जानकारी होती है जो नहीं समय पर नहीं मिल पा रही है तो उनको काफ़ी हद तक कम कर देती है। जो भी कन्फ्यूज़न होता है जानकारी में उसे ख़त्म कर देती है और अच्छी तरह जो सही जानकारी होती है, पूर्ण जानकारी होती है, वो लोगों तक पहुंचाती है। सिक्स्थ है, वित्तीय व्यवस्था वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है। तो वित्तीय व्यवस्था क्या होता है, सिर्फ फाइनेंस ही प्रोवाइड नहीं कराती, फाइनेंस से कनेक्टेड जो सर्विसेज होती हैं वो भी प्रोवाइड कराती है। सेवंथ है, वित्तीय व्यवस्था वित्तीय ढांचे के सृजन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वित्तीय ढांचा पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना फाइनेंस का, तो अगर वित्तीय व्यवस्था अच्छी होगी तो वित्तीय ढांचा भी अच्छा ही होगा, उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और नेक्स्ट पार्ट है इसका, 8वां पॉइंट है, एक वित्तीय व्यवस्था वित्तीय विस्तारण और गहनता की प्रक्रिया को बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक होती है। ठीक है, तो वित्त को बढ़ाना है और उसकी गहनता को समझना है, मतलब इन डेप्थ में जाना है कि कहाँ से पैसा इन्वेस्टर जो बचत करता होता है उन्हें कैसे सही जानकारी देनी है, जिससे कि बचत के लिए वो प्रोत्साहित हो, बचतों को गतिशील करें और वो पैसा जो बचत के रूप में बैंकों में जमा कराया गया है उसे इन्वेस्टर तक किस तरह पहुंचाना है। तो इन्वेस्टर्स और बचतकर्ताओं के बीच में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जो भी वित्तीय विस्तारण है और उसकी गहनता की प्रक्रिया को बढ़ाने में भी बहुत सहायता करती है। ठीक है, तो हमने आज 8 क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कोष प्रवाह से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि फ्लो ऑफ फंड्स क्या होता है, कहाँ से कोष होता है, पैसा कहाँ से आएगा और उसका फ्लो कहाँ से होगा, कहाँ से इनफ्लो होगा, कहाँ से आउटफ्लो होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि अपने क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।